स्कूलिंग का फैसला इन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड होते हैं, जाहिर आप कैटेगराइज करेंगे उनकी क्या नीड है, वो कैसे करना चाहिए वालिदैन को, और किस एज पे बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए। ऑलरेडी पेरेंट्स को लगता है कि भाई पता नहीं कितना हमें इस बच्चे पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो भी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी असेसमेंट ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, किसी भी आप जब इदारे में डालते हैं तो इनकी जो फी होती है मंथली वो भी बाकी इदारों के मुकाबले में ज्यादा होती है। ये क्यों होता है? ये मैनिपुलेट किया जा रहा होता है या वाकई इनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो हमारी वैसे भी एजुकेशन सारों बच्चों की महंगी है। किसी भी स्कूल में कोई सस्ती तो नहीं है, हर कोई 15-20 हज़ार रुपए तो अपने बच्चे की फीस दे ही रहा है। पेरेंट्स जब किसी स्कूल सिस्टम में जाते हैं जहाँ पे उनको वेलकम किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जी हम आपके बच्चे को एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे सेंटर्स में वालिदैन के पास क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, उनको क्या देखना चाहिए? क्योंकि देखिए हर इदारा अपनी तारीफ करता है। जब आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं ना, तो आप उससे पहले, स्कूल में जाने से पहले, यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ। मामा ने कहा था तुम तो स्लो, तुम तो बुरे हो। अब बच्चे अगर ऐसी बात कह देते हैं तो फिर माँ बाप कैसे डील करें? हमारे इस टाइम पे ऑटिज्म के साथ बच्चे पैदा नहीं हो रहे जितने स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म आ रही है। देयर इज़ नो टाइम कि हमारी DSM 5TR जो आ जाएगी ना, वो कल DSM 6 आ जाएगी किताब, और एक नई बीमारी आएगी, वो होगी स्क्रीन एडिक्शन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर और हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने बात की थी स्पेशल नीड बच्चों पे। यानी हर बच्चा ही स्पेशल होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं। लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ मदद चाहिए होती है, उम्मीद चाहिए होती है, और किसी न किसी लेवल पर अपने अंदर यकीन चाहिए होता है, और ये सब कुछ हमने ही देना होता है। हमने ही वो तमाम मामलात उनको इस तरह से लेकर चलना होता है कि हमारा बच्चा इस उम्मीद को ना छोड़े। लेकिन इसके लिए जाहिर है हमें इस पूरी सोसाइटी के ऊपर भी काम करना होगा। वालिदैन हैं, फिर उसके साथ साथ असातिज़ा हैं, स्कूलिंग सिस्टम है, मुआशरा है पूरा। जब तक वो सारा मुआशरा हमारे साथ नहीं होगा हम शायद कुछ ना कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं अफीफ़ा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और स्पेशल नीड बच्चों की कंसल्टेंट हैं। उनको गाइड करती हैं वालिदैन को कि इन बच्चों की नीड्स को कैसे देखा जाएगा। और इनसे हमने बात की थी, पहले तो जज्बाती सी बात थी, जो हमने समझा कि दुख क्या हैं एक माँ के, एक बाप के, ख़ानदान वालों के, मुआशरा जो है उसकी क्या अहमियत है। मैं चाहूँगी कि उस पॉडकास्ट को भी आप लोग ज़रूर सुनें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। और ये सिर्फ यही इस रेफरल के लिए नहीं है कि अगर किसी की कोई स्पेशल नीड है तो हम उसकी तरफ भेज दें, उसको कह दें कि तुम सुन लो। हम सब की ज़रूरत है, हम सब सुने और अपने मुआशरे को ऐसा बनाएं, इंटीग्रेटिव बनाएं। जहाँ हम टॉलरेंस की बात करते हैं ना मुख्तलिफ लेवल्स पे, तो इन बच्चों के लिए भी टॉलरेंस की ज़रूरत है। कुछ ऐसे सवालात थे जो अब इन बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हैं, इनको भी हमने प्रोडक्टिव बनाना है, सोसाइटी का हिस्सा बनाना है, वालिदैन को सही तरह से सपोर्ट देनी है। तो अफीफ़ा से चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अफीफ़ा, कुछ दुख तो हमने देख लिए वालिदैन के, मतलब काफ़ी दिल में शर्मिंदगी का एहसास भी था, क्योंकि किसी न किसी लेवल पे हम सबसे कोई ना कोई गलती ऐसी हो जाती है उन वालिदैन के दुख को समझने में, उन वालिदैन को सपोर्ट देने में। कई दफ़ा आप देखेंगे आप जेन्युइन ही होते हैं ना, आप वाकई उनका दुख महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन शायद वो जो जुमले हम बोल देते हैं जी, अपनी थोड़ी सी इग्नोरेंस में, वो ऐसे होते हैं जो किसी भी माँ का या बाप का दिल दुखा जाते हैं। मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि स्कूलिंग का फ़ैसला इन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड होते हैं, ज़ाहिर आप कैटेगराइज करेंगे उनकी क्या नीड है, वो कैसे करना चाहिए वालिदैन को, और किस एज पे बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए? इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी स्पेशल नीड क्या है। अगर कोई बच्चा है जो कि सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, तो उसको जो पहली चीज़ सिखाने की ज़रूरत है वो साइन लैंग्वेज सिखाने की ज़रूरत है। सो वो फ्रॉम उसकी जो अर्ली डेवलपमेंटल एज, जब आपको पता चल गया है कि वो नहीं सुन सकता या बोल सकता, तो पहले तो माँ बाप को खुद एजुकेट होने की ज़रूरत है। हमारे पास इदारे मौजूद हैं, जैसे इस्लामाबाद में नाइस का इदारा मौजूद है, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, वो आपको सिखाते हैं तरीके, आपको वालिदैन को ट्रेन करते हैं। वालिदैन के साथ साथ वो बच्चों को भी ट्रेन कर देते हैं। सही। तो एक वो जो कम्युनिकेशन बिल्ड होना ज़रूरी था माँ बाप और बच्चे के दरमियान में, वो बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, आपने इसमें तो विजुअल और जो बाकी इम्पेयर्ड जिस तरह बच्चे हैं उनकी बात की है, नहीं, या हियरिंग इम्पेयर्ड है? हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। लेकिन जैसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लर्निंग का भी चैलेंज हो सकता है, ऑटिस्टिक बच्चे हो सकते हैं, ADHD वाले हो सकते हैं, डिसलेक्सिया वाले हो सकते हैं,
या इसी तरह से और किसी किस्म का कोई फिजिकल भी इम्पेयरमेंट हो सकती मैं है? आपको यही मैं कहना चाही थी कि अगर उनकी वो लर्निंग डिसेबिलिटीज अगर जैसे उनको अगर कम्युनिकेशन बिल्ड होनी जरूरी है ना, कम्युनिकेशन द मोमेंट कम्युनिकेशन बिल्ड होती है वो स्कूल जा सकते हैं। अच्छा, आपके अगर हियरिंग नहीं, आपको सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन बिल्ड हो गया, यू कैन गो टू द स्कूल, स्कूल विल आल्सो टीच यू दैट, सही स्कूल बात है। विल आल्सो हेल्प यू ठीक है, दैट। ठीक। इसी तरीके से जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं वो जाके नॉर्मली कुछ बच्चे, ऑटिज्म इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस हैं वो तो घर में भी पता चल रहे हैं ना, कई केसेस तो पता ही स्कूल में जाने से चलते हैं। बिल्कुल। टीचर बताती है कि मैं ये चीज़ें फील कर रही हूँ, आप इसके असेसमेंट्स करवाएं, फिर पेरेंट्स आके असेसमेंट कराते हैं, दे गेट टू नो कि हाँ जी मसला यहाँ पे है। सो एक बच्चा जो ऑलरेडी स्कूल जा रहा था और उसको उसकी टीचर ने असेस किया है, वहाँ पे उसकी एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी, सिर्फ वहाँ पे आपका तरीक़ाकार बदल जाएगा। आपको आप कम से कम एक दिल के अंदर एक एम्पैथी का वो आ जाएगा कि यहाँ मैंने इसको मार्जिन देना है, ये इसकी कमजोरी है, ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता। सही। लेकिन एजुकेशन नहीं रुकेगी वहाँ पे भी, एजुकेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। इसी तरीके से जो बच्चा अगर लिख नहीं पा रहा, कई ऑटिस्टिक बच्चे होंगे या डिसलेक्सिक बच्चे हैं या कोई मैथ्स के इशू वाले बच्चे हैं, हर बीमारी के डिफरेंट लर्निंग कैटेगरीज हैं, तो वहाँ पर उस एरिया में मार्जिन दे दी जाती है। अच्छा, उस एरिया में आपको इसी तरीके से इवन आप देखिए कि हायर स्टडीज के लिए भी अगर आप उनको एप्लीकेशन देते हैं और अपनी रिपोर्ट साथ लगाते हैं तो उस चीज की एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन मैट्रिक एफएससी में नहीं होता। अच्छा। आपको वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स देने पड़ते हैं। सही। उसके लिए फिर ये होता है कि आपका जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, आप वो पेपर्स भेजते हैं, स्कूल आपकी तरफ से एक रिपोर्ट बना के भेजता है, तो फिर उस बच्चे को असिस्टेंस मिलती है। अच्छा। अगर एक बच्चा लिख नहीं सकता तो उसको वो लिखने के लिए एक मददगार बंदा साथ बैठेगा बच्चा, और वो उसका पेपर सॉल्व करके देगा। सही। सो एजुकेशन जो है, मेरा अपना पॉइंट ये है कि जब बच्चे को हम लोग देखते हैं कि ये बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ आ रहा है, माँ बाप कोशिश तो बहुत करते हैं, टीचर्स भी बहुत कोशिश करते हैं, बस हार नहीं माननी यहाँ पे। ये एक फैसला करके चलना है, और कोई बात नहीं, 1 साल जाया होगा, 2 साल जाया होगा, ये जाया नहीं हो रहा है। उसमें भी कोई ना कोई ये प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में लर्निंग चल रही होती है। सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि पेरेंट्स जब किसी स्कूल सिस्टम में जाते हैं जहाँ पे उनको वेलकम किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जी हम आपके बच्चे को एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे सेंटर्स में वालिदैन के पास क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, उनको क्या देखना चाहिए? क्योंकि देखिए हर इदारा अपनी तारीफ करता है, हर इदारा कहता है कि जी हम जो काम कर रहे हैं वैसा कोई भी काम नहीं कर रहा, लेकिन अब उनका बच्चा जो है वो उसके लिए ज़्यादा कंसर्न्ड है। उनको ये है कि जी हमारे बच्चे के ऊपर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई रिजल्ट्स भी आए। आप देखिए ना, बाकी बच्चे तो आपको आके फॉरन रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, ये बच्चे शायद आपको जल्दी कोई आउटपुट भी नहीं दे रहे होते हैं, तो इनका ज़रा टाइम प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है ना, तो क्या चेक करें? उस सूरत में यह है कि जब आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं ना, तो आप उससे पहले, स्कूल में जाने से पहले, यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ कि उस बच्चे की नीड्स क्या हैं, उसके हिसाब से फिर आप उसको आगे लेकर चलेंगे ना। ठीक है। जैसे अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पा रही है, वो लफ्ज़ थत्या के बोलता है या हकलाता है, तो क्या इस स्कूल में उसके पास स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद है, या उससे पहले कि क्या उसकी टीचर को उसकी लैंग्वेज समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है। अच्छा, जो टीचर है वो खुद भी उस स्कूल में क्या स्पेशल एजुकेशन का काउंसलर मौजूद है? सही। कि वहाँ पे कोई एजुकेशनिस्ट जो कि स्पेशल एजुकेशन बच्चों को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है कि नहीं की जाती है। काउंसलर, थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अगर आपके बच्चे के कोई मूवमेंट इश्यूज़ हैं तो उसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट के लिए, उसके वैसे भी उसको फिजिकली इक्विप करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये आप ज़रूर देख लें कि वहाँ पे है कि नहीं है। इसी तरीके से जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ख़ासकर इन बच्चों को रखा जा रहा होता है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट्स वो नॉर्मली होते हैं। ये आपके चेक करना है कि वाकईतन है, फिर जब उनसे एक चेकलिस्ट लें कि क्या मेरे बच्चे पे काम भी हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आपको ये बात कहने लगी थी कि हम जैसे ज्यूम करते हैं कि ये सब कुछ होगा, और जब जाकर बस हम कहते हैं शुक्र है बच्चे का दाखिला हो गया, तो शायद वो सिस्टम भी फिर लेट बैक हो जाता है। जब सिस्टम के पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं, वालिदैन आते हैं जो कि
पूरी बात करते हैं और बताते हैं कि हमें ये बातें सब समझ आ रही हैं और ये सिस्टम ऐसे रन करना चाहिए और इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर स्कूल सिस्टम या वो जो सेंटर्स होते हैं वो भी ज़्यादा अपने आप को विजिलेंट रखते हैं। जी, डॉक्टर कमल, बात है कि जब पेरेंट जाते हैं ना स्कूल में, तो वो स्कूल तो ऑलरेडी उसको बता रहे हैं ना कि हमारे हम तो ये भी करा रहे हैं, हम तो ये भी करा रहे हैं, हम ये भी करा रहे हैं। यहाँ पे एक जो चीज़ हम गलती कर जाते हैं बीइंग अ पेरेंट, हम बच्चा भेज के, जैसा से मेरे भी रिसेंटली एक क्लाइंट थी, उन्होंने अपना बच्चा, उनको स्पीच का इशू है तो वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजती थी और वो उनको कहते थे कि ठीक है आप बच्चा हमारे हवाले करें। 3 महीने बाद वो कहती मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। अव्वल तो रिजल्ट इतनी जल्दी मिलते भी नहीं है, लेकिन वजह यह है कि आपको कुछ नहीं पता कि वो अंदर चेक इन बैलेंस नहीं हो रहा ना। सो एक ऐसी जगह हो जहां आप जाके जरूर पूछें कि आपने आज क्या कराया, बड़े अदब से तमीज से पूछें ताकि उनकी फीलिंग्स भी ना हर्ट हो जो आपके बच्चे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक काउंटर चेक जरूर रखें। सही बात है। इसको क्या रोज इसकी थेरेपी हो रही है, क्या आज इसने कोई काम किया था, तो आप रोज नहीं पूछ रहे, आप हफ्ते में, महीने में एक दफा जाके मिल लें, कि बहुत जरूरी होता है। आप एक प्रैक्टिकली मैं आपको वैसे ही बताऊँ कि अगर आपके पास कोई बच्चा आता है, आपने कोई बच्चा जिसके साथ डील करें, जिसके माँ बाप आके पूछते हैं ना, आप खुद भी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उस बच्चे के लिए फिर ज्यादा काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ जी। और जिसके माँ बाप नहीं पूछते हैं उसको हम कह जाते हैं कि हाँ ठीक है, इसको हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे, इसके पहले दूसरे वाले पे काम कर लें, उसकी अम्मी आने वाली है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, ये इदारे इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, या ये असेसमेंट्स भी एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा? एक तो आप देखिए ना कि ऑलरेडी पेरेंट्स को लगता है कि भाई पता नहीं कितना हमें इस बच्चे पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, फिर ये कि ये जितनी भी इनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी असेसमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इनकी किसी भी आप जब इदारे में डालते हैं तो इनकी जो फ़ी होती है मंथली वो भी बाकी इदारों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ये क्यों होता है? ये मैनिपुलेट किया जा रहा होता है या वाकई इनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है? डॉक्टर कमल, एक जो चीज़ है ना हमारे मुल्क में, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं, हमारे मुल्क में बहुत अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट की सतह पे बहुत सारे इदारे बने हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। हर डिसेबिलिटी को लेके स्कूल मौजूद है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे ये सारे थेरेपिस्ट मौजूद हैं। आप वहाँ जाएंगे, 10 रुपए की पर्ची के ऊपर आपके बच्चे को देखा जाएगा और असेस किया जाएगा और उसका ख्याल भी रखा जाएगा। होता ये है कि वहाँ पर चूंकि अगेन हम चेक इन बैलेंस नहीं रख रहे होते, पेरेंट्स डिमांड नहीं करते, तो शायद वो थोड़ा सा उस चीज़ में लैग कर जाते हैं और वो अपना स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, हम कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं जाना। एक हमारे साथ ये भी है ना, हमारा प्रोटोकॉल फुल चाहिए और पैसे भी नहीं खर्च करने, तो हम वहाँ नहीं जाते। जब हम वहाँ नहीं जाते तो फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो हमारी वैसे भी एजुकेशन सारों बच्चों की महंगी है। किसी भी स्कूल में कोई सस्ती तो नहीं है, हर कोई 15-20 हज़ार रुपये तो अपने बच्चे की फीस दे ही रहा है। हाँ, इन बच्चों के साथ ये है कि इनके लिए इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ता है जो कि दूसरे बच्चों के लिए नहीं है। अब अगर कोई मैग्नीफायर है, कोई हाईफाई किस्म का, तो वो ज़रूरत पड़ रहा है, स्कूल प्रोवाइड कर रहा है वो। अगर कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ज़रूरत है तो उस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने भी पैसे लेने हैं ना, सो आप उसको भी पे कर रहे हो। फिर अगर आप एक स्पेशल एजुकेशन का इदारा बना रहे हो ना, तो बाकी स्कूल्स में नॉर्मल चलेगा, सीढ़ियाँ चल जाएंगी, लेकिन फिर जहाँ स्पेशल बच्चा आ रहा है वहाँ लिफ्ट और रैंप का होना ज़रूरी है। सो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। तो बहुत सारी वजूहात, फिर इसके एक्सपर्ट्स बहुत कम है और ऑब्वियसली जो चीज कम होती है वो एक्सपेंसिव होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन लोगों ने भी ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है अपने सारे उस लर्निंग पे और सब कुछ। लेकिन इस सारे को साइड पे रख के एक्सप्लॉयटेशन भी है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा अब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और यहाँ हम जाएं यहाँ ना जाएं? मैं आप स्कूल का इदारे का नाम नहीं लूंगी, जिसे वो लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है उनका। उनके बच्चे की, एक नॉर्मल बच्चा आता है उसकी फीस है 30,000 रुपये, और अगर आपका स्पेशल बच्चा है तो आपने 30,000 तो देने ही देने हैं, उसके अलावा उसके लिए आपने 20-25 हज़ार और देना है। वो आप मैनेज कर सकते थे उस 30,000 के अंदर भी, जहाँ दूसरे बच्चे पे कर रहे हो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो हम एक्सप्लॉयटेशन में उस तरह से कह जाती हूँ कि अगर आपका दिल भी करता है कि आपका बच्चा एक अच्छे इदारे में तालीम हासिल करे, उसे एक बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट मिले, लेकिन यू कांट अफोर्ड इट। अच्छा, पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि ठीक है जी, बाकी बच्चों की जो लर्निंग है वो हम डेली देख रहे हैं, कोई उनके टेस्ट हैं, एग्जाम्स हैं, सब कुछ है, उससे हमें असेसमेंट्स आ रही हैं, हमें पता चल रहा है, होमवर्क, क्लास वर्क। लेकिन इन बच्चों की कई दफ़ा इनके लिए असेसमेंट भी मुश्किल होती है, प्लस इनको ये भी पता होता है कि जी ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा। एक बच्चा जो चीज़ में भी 2 महीने में सीखेगा, ये 5 या 6 महीने में सीखेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो मॉनिटरिंग के भी क्राइटेरियन पेरेंट्स के पास होने चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि जितने ज़्यादा पेरेंट्स विजिलेंट होते हैं, उनके पास अपनी चेक लिस्ट स्ट्रॉन्ग होती है, सिस्टम भी फिर ज़्यादा उनके लिए
ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जी, है या बिल्कुल। ध्यान में रखता है कि भाई ये काम करना चाहिए, पेरेंट्स को कैसे मॉनिटर करना चाहिए? क्या डेली जब बच्चा आता है तो बच्चे के ऊपर किन बातों पे नज़र रखनी चाहिए, या कभी जब वो स्कूल जाते हैं, उस इदारे में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको टीचर के साथ कैसी इंटरेक्शन रखनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ये ऐसी बातें हो रही होती हैं, जी इसने तो कुछ भी नहीं सीखा, वो कहते हैं आप हौसला करें सीख जाएगा। तो मुझे होता है कि कोई टेंजिबल स्टेप्स हो हमारे पास। डॉक्टर कमल, एक तो ये कि जब बच्चा घर आया ना, तो जो आपने कहा कि क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए, उसमें स्पेशली मैं अब नॉर्मल बच्चों के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन स्पेशल बच्चों के साथ एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि उसके हाथ पैर पे कोई निशान ना हो, कोई चोट ना हो। अच्छा। यहाँ से मतलब आप पहली जो चेकलिस्ट में आया ना कि वो जब बच्चा आता है तो आप उससे प्यार से मिलें, उससे बात करें, आप उससे पूछें आज दिन कैसा गुजरा, उससे प्रोबिंग क्वेश्चंस करें, वो खुद ही आपको बताएगा माँ आज कुछ चीज़ लर्न की, क्या किया, दिखाओ, कॉपी खोलो। ये हम वैसे बच्चे के साथ भी कर रहे हैं ना, वही टाइम हमने इसको भी देना है। सही। होता ये है कि हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हम दे नहीं पा रहे होते, वरना कोई फ़र्क नहीं है। आप अगर आप देखें ना, तो एक पेरेंटिंग स्टाइल जो आपके एक दूसरे बच्चे के साथ चलेगा, वही इसी के साथ भी चलेगा। 101% वही पेरेंटिंग स्टाइल इसके साथ चलेगा। जहां आपने उसको डिसिप्लिन करना है, वहां आपने इसको डिसिप्लिन करना है। मेरा अगला सवाल बल्कि आपसे यही था कि मेरे पास जैसे जब भी मदर्स कोई सवाल पूछती हैं, तो जिनके कोई एक भी बच्चा ऑटिस्टिक हो जाए या कोई भी स्पेशल नीड हो जाए, वो अक्सर कहती हैं कि मुझसे या तो ये बच्चा निगलेक्ट हो रहा होता है, या बाकी बहन भाई जो है ना, मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और कई दफ़ा उनके अल्फाज भी ऐसे होते हैं कि जी क्योंकि देखिए ना, इसमें एबनॉर्मेलिटी है, उसको मैंने मैनेज करना है, और ये नॉर्मल बच्चे हैं तो इनको मैंने मैनेज करना है, तो मैं कैसे बैलेंस स्ट्राइक करूँ? मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। तो आप जो बता रही हैं उससे तो लगता है कि बस एक ही काम करना है। नहीं, काम एक ही करना है, सिर्फ तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा देनी है। काम एक ही है। यहाँ इसकी भी आपने कॉपीज चेक की है, वहाँ उसकी भी आपने कॉपीज चेक की है, या इससे भी आपने पूछा तुमने लंच किया, इससे भी पूछा है। लेकिन यहाँ आपने उससे पूछ के कर लिया, यहाँ आपको काउंटर चेक में देखना भी है कि इसने वाकई में किया कि नहीं किया। दूसरा डॉक्टर कमल, हर नीड बहुत हाई पे नहीं जाती है ना, कुछ छोटे मोटे मसले भी होते हैं ना। ज़रूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ उन बीमारियों की बात तो नहीं करें कि जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा बिल्कुल बताने के काबिल भी नहीं है। वहाँ तो ऑब्वियसली वो माँ की नींदें ही पूरी नहीं हो रही हैं। सही। वहाँ पे हकीकतन टाइम मैनेज करना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, बीइंग अ पेरेंट आप ओवरवेल्म्ड है कामों की वजह से, इसलिए आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, आपसे टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा होता। उसमें उस बच्चे के इतना कसूर नहीं है ना, वो इतना बड़ा बर्डन है, हम उसको अपना बर्डन बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हम उसको अपना बर्डन, मतलब एक बच्चा है, ठीक है, उसे हमने कह दिया जाओ बेटा मुँह हाथ धो, इसको हमें शायद पकड़ के बाथरूम तक लेके जाना पड़ रहा है, लेकिन हमें मैनेज दोनों बच्चों को साथ करना है ना। आहिस्ता आहिस्ता अगर रूटीन में वो चीज़ें होती रहेंगी तो कल एक वक्त आएगा कि आपको हाथ पकड़ के लेके जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये आपने इंडिपेंडेंट हो बहुत और इम्पोर्टेंट बात की है, आपने जो डिसिप्लिन की बात की है ना, कि भाई इस बच्चे को भी डिसिप्लिन करना है। कई दफ़ा इसको बहुत से लिवरेजेस मिल जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम ये भी खा लो, दांत चाहे बेशक खराब हो जाएं, चलो कोई नहीं, आज ब्रश करने को दिल नहीं चाह रहा, ज़्यादा बड़ा टेंट्रम है, छोड़ दो। और इसी तरह से ना पढ़ो, या जंप करना चाहते हो यहाँ पे बेशक जंप करो, यानी उनको सिखाया नहीं जाता। तो उनको सिखाया जा सकता है, डिसिप्लिन किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। अगर उनको रूटीन पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ उनको अच्छे से टेंजिबल नॉन टेंजिबल दोनों रीइंफोर्समेंट्स उसको ज़रूरत पड़ेंगी। आप उनको बड़ा हक करें, प्यार करें, और उनको जब वो कोई अच्छा काम करें उसे सहराएं, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ आप उस बच्चे को, लेकिन उसके लिए रूटीन फॉलो होनी ज़रूरी है, एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो होना ज़रूरी है। वो करते 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 एक वक्त आता है वो बच्चा सीख जाता है। इट्स नॉट लाइक कि वो नहीं सीख सकता। हाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा नीड्स हैं वो नहीं कर, वो तो आपको खुद भी समझ आ रहा है कि वो बेबस है, वो नहीं बैठ सकता, वो हाथ हिलाता रहेगा, उसकी मसला है, वो हाथ हिलाएगा, वो बैठ के अचानक से चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ये उसकी बेबसी की लिमिट आ गई है, वहाँ नहीं हम कह सकते। लेकिन जहाँ तक आपकी सफाई सुथराई है, आपके खाना खाने के मैनर्स हैं, ये चीज़ें ये सिखाई जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जैसे होता है ना बच्चे आपस में खेल रहे हैं, सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं या कज़न्स हैं, कई दफ़ा आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में, या जनरली भी कज़न्स आपस में मिलते हैं। अब एक बच्चा लेट्स से 10 साल का है और स्पेशल नीड है, इसकी वजह से वो उसको होना चाहिए लेट्स से ग्रेड 4 में, लेकिन इस वक्त वो ग्रेड 2 में है या 1 में है, और एक कज़न है उसका, या उसका कोई कह ले बहन भाई है जो भी, वो उससे छोटा है और उससे बड़ी क्लास में है। अब आपस में बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, तुम कौन सी क्लास में, तुम कौन सी क्लास में,
और एकदम इस बच्चे के सामने कहा जाता है कि तुम क्यों मतलब मेरे से आगे नहीं हो, तुम्हारी तो एज ही है। बच्चे तो 1 सेकंड में कैलकुलेशन करते हैं। जी बिल्कुल। ये सिनेरियो जो होता है वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एजुकेशन में आपने डाला भी हुआ है और वो बच्चा पीछे है और वो बच्चा अभी शायद एक क्लास को रिपीट भी कर रहा है, उसको आप कह नहीं रहे। 2 तरह से मुश्किल होता है। एक तो ये मुश्किल है कि भाई उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए कि दैट्स ओके, तुम कर रहे हो और तुम्हें दूसरों से कंपेयर नहीं करना। दूसरा ये कि जब आप इस बच्चे को ओके कर रहे हैं तो वो बच्चा कहता है फिर मेरे लिए ओके क्यों नहीं है, मैं भी तो अपनी डिक्टेशन छोड़ सकता हूँ, मैं भी तो अपना काम छोड़ सकता हूँ। ये जो पेरेंटल स्ट्रगल होती है उससे कैसे डील किया जाए? उसमें फ्रॉम द डे वन, छोटे होने से फैमिली में अगर आपके घर के अंदर आपका सिबलिंग है ऐसा, तो घर में बाकी बच्चों को, इसी तरीके से फैमिली में अगर कजन्स हैं उनको पहले तो उनको फ्रॉम द डे वन एजुकेट करने की ज़रूरत है कि देयर इज ही हैज़ सम स्पेशल नीड्स। तो आपने उसका लिहाज रखना है। यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी हेल्पफुल, एंड ही इज़ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट ही इज़ अ बिट स्लो, इट्स ओके, ही विल रीच अप टू यू। बहन भाई जब लड़ने में ना ये जुमले माँ बाप ने बोले हो ना, और बहन भाइयों के आपस में लड़ाई हो जाए तो वो कहते हैं मामा ने कहा था तुम तो स्लो, तुम तो बुरे हो, वो कहते हैं। अच्छा, अब बच्चे अगर ऐसी बात कह देते हैं तो फिर माँ बाप कैसे डील करें? ये बहुत मुश्किल होता है। और उसमें उस वक़्त जो टू बी वेरी ऑनेस्ट जब ये सिचुएशन हो रही होती है ना, हम अपने आप को जितना पहले प्रोएक्टिवली तैयार भी कर लें ना, उस टाइम पे जाके हम खुद भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए जिस तरह से मैं अगर अब अपने बेटे का कहूँ आपको, तो मैं उसको गाहे बगाहे बताती रहती हूँ कि कहीं भी आपको लाइफ में कोई कुछ भी कहता है तो आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। यू नो यू आर आपकी ये कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो कि पूरी फैमिली में किसी बच्चे में नहीं है। सो इस तरीके से उस और बच्चे अगर बाकी बहन भाई कहें कि इसको क्यों प्रिविलेज आप दे रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको फ्रॉम द डे वन आपने एजुकेट करना है ना कि उसकी स्पेशल नीड्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, और हमने इनको साथ लेकर चलना है। खाली ये नहीं है कम्युनिटी में कहीं भी कोई और बच्चा है किसकी भी हमें कोई लगेगा कि नीड ज्यादा है कम है, हमने उसके मुताबिक हमने उसको उसके लिए एक दिल में दर्द रखना है। यहाँ पे हमें अपने बच्चों को काइंडनेस फ्रॉम द डे वन सिखानी है। ये हमारे घरों में बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। आप देखें ना, जैसे बच्चे बड़े होते हैं आजकल शूटिंग्स हो रही हैं, मार देते हैं किसी को, और ड्रग्स ले रहे हैं और उसके बाद ड्राइविंग करके जो दिल चाहता है कर रहे होते हैं। ये इसी वजह से है कि हमने बचपन में अपने बच्चों को सेंसिटिविटी नहीं सिखाई कि जो चैलेंजेस सोसाइटी में हमें नजर आते हैं। एक और मेरा बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे, कई सेंटर्स में जब हम ऐसे जाते हैं ना तो इन बच्चों को खास तौर पे मैंने देखा है म्यूजिक से इंट्रोड्यूस किया जाता है, बड़ी लाइवली एक्टिविटीज से इंट्रोड्यूस किया जाता है और कहा जाता है कि जी इन बच्चों की ज़िंदगी में खुशी भी हो और दे आर वेरी फन लविंग। और जैसे ही आप कोई इनको ऐसी लाइवली एक्टिविटी देते हैं तो ये बड़ा इंगेज हो जाते हैं और हमें लगता है इनकी लर्निंग बड़ी एनहांस हो रही है। मेरे लिए पेनफुल ये होता है कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने इनको इतने राइट्स दे दिए हुए हैं और अल्लाह का नाम ही इनको नहीं सिखाया जाता। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? डॉक्टर खान, 1-2 रीजंस हैं। ये सब कुछ सिखाने की भी रीजंस हैं विच आर देयर नेसेसिटीज़। जैसे अगर आप ऑटिस्टिक बच्चे कहती हैं ना, तो उनके अंदर अल्लाह की तरफ से काबिलियत होती है। जो आर्ट की तरफ उनका रुझान या उनका जो आपके काबिलियत है वो ज़रा ज़्यादा होती है। सही, ठीक है। वो बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं। इसी तरीके से वो म्यूज़िक साइड पे भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो स्कूल्स में ये म्यूज़िक रूम्स और ये चीज़ें स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों के स्कूल्स में होती हैं, बिकॉज ये एक वो डोमेन होता है जहाँ वो चल पड़ते हैं। बाकी दीनी तालीम तो अनफॉर्चुनेटली हमारे ओवरऑल माशरे में भी देखा जाए तो कम हम तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल। फिर हम अपने आम बच्चे को नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं आपकी म्यूजिक की आप बात कर रही है ना कि इनके अंदर एक मसलन आर्टिस्टिक सेंस भी होती है और ये इन चीज़ों को वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि बीइंग मुस्लिम हम इनको कैलीग्राफी सिखा सकते हैं, हम इनको बहुत स्ट्रोक सिखा सकते हैं। अच्छा, इसका म्यूजिक सुनने का मतलब ये कि ये अच्छा साउंड सुन के उसको कैप्चर कर लेते हैं, तो हम इनको अच्छी तिलावत सुना सकते हैं। मैं इसी तरफ आई थी कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए दीन की तालीम के लिए, जो स्पेशल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम बच्चों को दीनी तालीम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल इस प्रोग्राम का आपने नाम सकीना रखा हुआ है। सकीना प्रोग्राम का है। वहाँ पे अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्चा था जो म्यूट था और बिल्कुल नहीं बोल सकता था, और हम उसे
अल्लाहू अकबर एक बिल्कुल अलग अंदाज में बोलना सिखाना शुरू कर दिया, तो साउंड्स प्रोड्यूस करके करना शुरू कर दिया। तकबीरात या ऐसे करके जो तस्बीहात थी उनको चीज़ों के साथ एसोसिएट करके रिपीटेडली हम बोलते गए। आखिरी दिन जो हमारा था, वो बच्चा गुस्से में था किसी बात से, वो इरिटेट हो रहा था। ऑब्वियसली उनकी टेंट्रम्स एकदम से आ जाते हैं। जब वो गुस्से में था तो उसने मुझे गुस्से में आके ऐसे बोला अल्लाहू अकबर। तो वो बच्चा जो कुछ नहीं बोलता था, उसने गुस्से में मुझे आके जब उसी टोन में जब हम उनको जंपिंग कराते हुए जब हम बुलवाते थे कि अल्लाहू अकबर, तो उसने मुझे वही बात करके अपने आप को एक्सप्रेस किया। हाँ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का एक वो था कि वो एक लफ्ज़ नहीं बोलता था और उसने आज गुस्से में ऐसे मुझे बोला। सिखाया जा सकता है उन्हें, ये नहीं कि नहीं सिखाया जा सकता। हमारे यहाँ बात ये आती है कि पहले ही माशरे में दीन नहीं सिखाया जा रहा, आम बच्चे को नहीं सिखाया जा रहा। किसी स्कूल में भी या मेजॉरिटी स्कूल्स में हम कहते हैं प्रायोरिटी नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो स्पेशल नीड्स के साथ है, उसकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डिमांड्स हैं, फिर माँ इस डिमांड को भूल जाती है कि यहाँ पे उसको दीनी तालीम भी देनी है। ये नहीं है कि माँ चाहती नहीं है, माँ ओवरवेल्म्ड है, वो भूल जाती है। जब हमारे पास बच्चे आना शुरू हुए और हमने उनको फ्लैश कार्ड्स दिखाए, तो हमारे पास एक मदर थी, शी स्टार्टेड क्राइंग। शी सेड मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं खाना काबा की तस्वीर दिखाती, क्योंकि हमें विजुअल एड्स दिखानी होती है ना, बच्चों को विजुअल एड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो शी स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैं ये आपको कह रही हूँ ना कि कहीं पर भी इनको ये नहीं सिखाया जाता कि इस किस्म की बातें, इस किस्म के तरीके जो हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। अगर आप नॉर्मल स्कूल में जाएं तो वो तो ऑब्वियसली उनके करिकुलम में है इस्लामियात, बच्चे पढ़ के आगे आ रहे हैं। ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि ज़रा ज़्यादा डिसेबिलिटी के साथ हैं। अदरवाइज जो स्कूल में जा रहा है तो इस्लामियात का सब्जेक्ट तो हमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगेन उन बच्चों को दीनी तालीम की तरफ, ऐसे इदारों की तरफ जैसे हम सकीना प्रोग्राम चला रहे हैं, उधर लेकर आने की ज़रूरत है कि वो आएंगे। वो इनको ज़्यादा रेपिटेशन करनी पड़ती है। जी, बहुत ज़्यादा रिपीटेडली एक चीज़ को कई दिनों तक रिपीटेडली बोल के फिर वो एक दिन होता है जो आपको फ्रूट मिलता है। अच्छा, मैं वैसे भी ये कहती हूँ कि किसी भी इदारे में ये बच्चे जाते हैं, उनको बेसिक मैनर्स तो सिखाई जाते हैं ना, बेसिक रूटीन्स तो सिखाई जाती हैं। हमें वैल्यू एडेड एजुकेशन का नहीं पता, और वैल्यू एडेड एजुकेशन यही है कि हम सुन्नतें उनको सिखाएं। जी, यानी आप अगर सिखा ही रहे हैं कि खाना ऐसे खाना है तो साथ बिस्मिल्लाह पढ़ना, और ये कि आपने जो है दाएं हाथ से खाना है और इस तरह से खाना है, और बैठने का क्या तरीका है, हम ये चीज़ें नहीं सिखाते। सोने के लिए हम उनको ब्रश करवा देंगे और उनको कहेंगे कपड़े चेंज कर लो, लेकिन हम वो बातें नहीं सिखा रहे होते। इसके लिए डॉक्टर का बात ये है कि अगर मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स भी आते हैं तो मैं उनको भी यही बात कहती होती हूँ कि आप जब जैसा से स्पीच थेरेपी के लिए भी गई हैं ना, ऑब्वियसली महंगा काम है, आपको बड़े पैसे देने पड़ रहे हैं, जस्ट गो एंड लर्न फ्रॉम देयर एंड रिपीट इट एट योर होम। इसी तरीके से जो बच्चे हमारे पास सकीना में आते हैं, हम बच्चों से ज़्यादा उनकी माँओं पे काम करते हैं। हम उनको एजुकेट करते हैं कि देखें हमने ये विजुअल कार्ड्स दिखा के इसको आज ये सिखा दिया है, हमने उसको आज खाने पीने के आदाब सिखाए हैं, सफ़र करने के आदाब सिखाए हैं, तहारत के आदाब सिखाए हैं। अब ये काम आपने रिपीटेडली पूरे हफ्ते घर में बोलते रहना है। वो जब घर में दाखिल होगा तो जो घर में दाखिल होने की दुआ है वो आप ऊंची सी पढ़ें, वो सुन रहा है। आज नहीं, कल नहीं, साल बाद वो आपको रिस्पॉन्स देगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे सिर्फ पेशेंस का काम है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे घर में माएँ, एक तो सिस्टम में जो कुछ हो रहा है, तो घर में जैसे होता है ना, बड़े बच्चों को बिठाती हैं या बाकी बच्चे जो होते हैं स्कूलिंग सिस्टम के, बैठो जी होमवर्क करो, या उनके साथ कोई बोर्ड गेम्स खेल रही हैं या कोई और एक्टिविटीज़ कर रही हैं, अगेन उनके लिए ओवरवेल्म हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाती है। इन बच्चों को हम कैसी एक्टिविटीज़ कराएं, तो क्या करना चाहिए इनके साथ? हाँ, इनकी हमारे पास अगर आप कहें कि बहुत कोई महंगी एक्टिविटीज़ हैं तो हम घर में खुद बना भी सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, आप डालेंगे सेंसरी एक्टिविटीज़ फॉर द चिल्ड्रन, आपको इतनी सारी आइडियाज़ आ जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा वो जो आपके किसी भी पानी की बोतल का ढक्कन घर में पड़ा हुआ है ना, उस ढक्कन से मैं इसको नई एक्टिविटी जनरेट करके दे सकती हूँ, या स्ट्रॉ से वो कैसे ब्लोइंग एक्टिविटी सिखा सकती हूँ। तो मतलब आप जब इंटरनेट पे डालें आपको बहुत सारे बेशतर आइडियाज मिलते चले जाएंगे। एंड आई नो मेनी मदर्स दैट हु आर वर्किंग एट होम एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। वो इन्हीं चीज़ों को घर में रिसाइकल करके वही सेंसरी एक्टिविटीज़ बना लेती हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर वो बाकी लोगों के साथ उनको कैसे अटैच करें। जैसे देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और वो चाह भी रहे होते हैं कि बच्चों के साथ हम कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करें,
एक वही बच्चा है कि एक बच्चा जिसकी स्पेशल नीड नहीं है उसको इंगेज करना भी एक चैलेंज होता है। अब स्पेशल नीड बच्चे को वो कैसे अपने साथ इंगेज करें, क्योंकि ये जो है कि माँ के लिए फिर वो सिस्टम बड़ा कंड्यूसिव सा हो जाएगा, उसके लिए एनवायरनमेंट बड़ी ईजी हो जाएगी कि जी मेरे बच्चे को और लोग भी अटेंड करेंगे, नहीं कि मेरे ऊपर ही सारा लोड है कि मैंने सब एक्टिविटीज़ करानी है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कर सकते हैं? यही सारी एक्टिविटीज़ अगर आप उनके कमरे में लेके जाके रखें कि दादी अम्मी आज आप बैठ के इसके साथ ज़रा खेल लें, मैं 2 मिनट में खाना पकाती हूँ या कोई काम कराती हूँ। अगर अपने घर में वो चीज़ें बना के रखी हैं, हमारे पास 1-2 पेरेंट्स थे जिनको बहुत दुख था इस बात का कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ये जो आप चीज़ें कह देती हैं आपके पास तो आप लोगों ने ख़रीद के रखी हुई हैं, मैं घर जाके कैसे प्रोवाइड करूं। तो मैंने उनको फिर वो सारी इसी तरीके से रिसाइकल हुए हुए इक्विपमेंट से चीज़ें बनानी सिखाई। अब उनके बच्चे घर में बैठ के वो काम कर रहे हैं। सो वही इक्विपमेंट आप जाके थोड़ा सा वो दादा दादी नाना नानी जो है ना उनकी भी एक उम्र है, वो इतना ऑब्वियसली ये बात है उनके लिए उनको आप ये डिमांड करो कि वो आपके बच्चे के पीछे भागेंगे, ये नहीं हो सकता। हाँ, वो सारा इक्विपमेंट उनके पास ला के रखें, बच्चा उनके पास ला के रखें और उनसे कहें कि इसको थोड़ी देर के लिए एंगेज कर लें। सो उस तरह से हम उनके भी, अगर हम उनके साथ भी पॉजिटिवली डील करेंगे ना तो हमें पॉजिटिव रिस्पांस इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही थी एजुकेशन से रिलेटेड के जो एक वालिदैन का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अगेन जिनकी स्पेशल नीड नहीं है उनके लिए भी होता है कि जी स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इन बच्चों के लिए तो शायद वो कई दफ़ा उनकी नीड भी हो सकती है कोई ऐसी जो उन्होंने कुछ काम करना है उस पर, प्लस इनके लिए फिर वो जब थक जाती हैं माएँ तो वो कहती है चलो इनको सेटल करने के लिए तो मैं वाकई स्क्रीन दे दूं ताकि ये कि ना सिस्टम को डिस्टर्ब करें। इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि हाइपर एक्टिविटीज़ से बढ़ेगी, फोकस उनका और कम होता चला जाएगा और जितने बैड इफेक्ट्स हैं वो भी स्क्रीन के साथ आ रहे हैं। डॉक्टर कामिल, स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जिसके मैं इंतहाई खिलाफ हूँ, बहुत शदीद। इसके लिए कोई स्पेशल नीड्स या दूसरा बच्चा होना इज़ नॉट अ क्वेश्चन, सवाल ही नहीं है, देनी ही नहीं है। अगर उसको वाकई में तो कोई नीड है, जैसे अगर कोई वो कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, उसकी पढ़ाई कंप्यूटर बेस्ड है, तो एक अलग बात है। वो उसका आपने एक टाइम टेबल सेट किया है कि उस टाइम पे हाँ तुमने ये टाइपिंग करनी है, तुमने ये काम करना है, कोई रिकॉर्डिंग बनानी है, कोई रिकॉर्डिंग सुननी है, वो एक टाइम टेबल है। उसके अलावा जितना हो सकता है, जितना आपसे हो सकता है, मिनिमम टाइम होना चाहिए। हमारे इस टाइम पे ऑटिज्म के साथ बच्चे पैदा नहीं हो रहे जितने स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म आ रही है। देयर इज़ नो टाइम कि हमारी DSM 5TR जो आ जाएगी ना, वो कल DSM 6 आ जाएगी किताब और एक नई बीमारी आएगी, वो होगी स्क्रीन एडिक्शन। स्क्रीन एडिक्शन तो खैर अब रिकग्नाइज फैक्ट होता जा रहा है और उसके बहुत सारे उसके कंसर्न्स हर एज ग्रुप में हैं। उसके लिए कोई नहीं है, उसके लिए आपको मैनेज करने के लिए घर से चीज़ें गायब कर दें, बेशक अपनी जान पे कुर्बानी दें, ना यूज़ करें बच्चों के सामने, ताकि वो चीज़ को उसको इट्स अ बिग डिजास्टर, आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डिजास्टर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी कुछ हमें गाइड कर दिया इस सिलसिले में। तो अब यहाँ पर बात हमें ये समझ आती है कि एजुकेशन भी ज़रूरी है इन बच्चों के लिए, इनके साथ काम करना भी ज़रूरी है, बाहर भी अंदर भी, और फिर वही बात है कि अपने आप को एजुकेट कर लें। और जितनी भी वो वालिदैन हैं जिनका बच्चा एक स्पेशल नीड वाला है, कभी कभी आपको लगेगा कि लाइफ इज़ नॉट फेयर, बट दैट्स ओके। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो भी ज़िंदगी है उसको मैंने शुक्रगुजारी के साथ, सब्र के साथ गुजारना है, और जो भी ज़िंदगी है उसमें मैंने अपने बच्चे की ज़िंदगी में वो खुशी लानी है, वो स्माइल उसके चेहरे पे लानी है, मुस्कुराहट के साथ उससे मैंने डील करना है, और सोसाइटी को भी मैंने मुस्कुराहट के साथ ही फेस करना है। क्यों? इसलिए कि आपका अजर अल्लाह के पास महफूज है, जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, बल्कि आपके साथ तो इंशाल्लाह हम अल्लाह से अच्छा ही गुमान करते हैं कि डबल ट्रिपल अजर ही मिलेगा जितनी आपकी मेहनतें हैं। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।